नमस्कार दोस्तों, आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में जय सिंह ज्ञानदीप में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की विषय गणित के मनोहर प्रकाशन की पाठ 1 यानी कि संख्या पद्धति का भाग 1 यानी भाग 1 में उसके परिचय के बारे में जानेंगे। तो पहली संख्या इसमें है प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 इसको मतलब गिनते जाएंगे अनंत तक, तो संख्या 1 से चालू होती है और अनंत तक उसे ही गिनती की संख्याएं कहते हैं। और आगे आता है उसके बाद पूर्ण संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। तो इसकी क्या होती है परिभाषा, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को मिला देने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। यानी कि जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती थी, 1 2 3 4 5 6 7, और उसी को हम क्या करेंगे 0 से शुरू कर लेंगे तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। और उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, वह संख्या जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 आदि ये संख्याएं क्या होंगी कि एक से विभाजित होंगी, एक के सिवा अपने यानी स्वयं से विभाजित होंगी, इसके सिवा किसी और से विभाजित नहीं होंगी। और उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हों उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 2, जैसे 2 नहीं होगा, 4 6 8 9 ये संख्याएं देखिए एक से विभाजित होंगी और 2 से भी होंगी और अपने से होंगी। और उसके बाद आता है पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक देखिए 2 प्रकार से होते हैं। जैसे मानिए -4 -3 -2 1 और 0 और +1 +2 +3 +4 के रूप में रहने वाली संख्या को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। जितना धनात्मक पूर्णांक होता है उतना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और इन दोनों के बीच में शून्य पाया जाता है। जो प्लस में होते हैं उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और जो माइनस में होते हैं उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद आता है सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 ये संख्याएं देखिए अगर इसमें 2 से हम भाग देंगे तो ये संख्याएं आपस में आसानी से कट जाएंगी। उसके बाद आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 ये संख्या देखिए 2 से विभाज्य नहीं होंगी। परिमेय संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि परिमेय संख्याएं होंगी जो अटा में लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2 4/3 5/8 ये सब परिमेय संख्याएं हैं। और देखिए q p का मान 0 के बराबर हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर होंगी तो वे परिमेय संख्या नहीं होंगी। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कड़ी में 2 कड़ी में 3 पाई। अब आप कहेंगे तो पाई का मान तो हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये पाई का मान 22/7 पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट नहीं यानी करेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और कड़ी में 2 का मान लिखेंगे तो कड़ी में 2 बराबर होता है 1.141 डॉट डॉट करके ऐसे आता है, एग्जैक्ट मान ये सब नहीं है। उसके बाद आता है वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर्स। सभी संख्याओं का संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जो पीछे मैंने पढ़ाया था, अभी जो बताया था, उसी के संग्रह को उसे सभी के समूह को क्या बोलते हैं वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आगे मिलेगा वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार।
ये 3 प्रकार से होते हैं। पहला तो शांत है, इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, यानी कि जैसे 1/2 इस संख्या में, इस स्थिति में क्या होगा कि हमारे पास 2 संख्याएं होंगी। जैसे 1/2 है तो क्या करेंगे, 1/2 का मतलब होता है कि 1 में 2 से भाग देना। जब 1 में 2 से भाग देंगे तो हम जानते हैं तो इसे भाजक बोलते हैं, इसे भाजक बोलते हैं। अविभाज्य होते हैं और जो आता है वहाँ जितनी बार जाता है वो भागफल होता है, और जो शेष बचता है उसे शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर देखेंगे तो ये भाज्य हमारा छोटा है और भाजक बड़ा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो सबसे पहले यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। अब 0 के बाद यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आसानी से हम 5 बार ले जा सकते हैं। तो कितना होगा, 2 बचे 10, 1 कैंसिल हो जाएगा। इसका मान आएगा 1/2 का मान होगा 0.5, यानी कि आसानी से कट जाएगा। जो आसानी से कट जाएगा उसे शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। और दूसरा आता है अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 1/3, आप फिर वही कंडीशन की 1 में 3 से भाग देंगे। सबसे पहले यहाँ बढ़ाएंगे 0 और उसके बाद यहाँ दशमलव, यहाँ 0, आप 3 बार ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ 1 उतारेंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे, फिर यहाँ से 3 त्रिका 9 होगा, फिर यहाँ 1 आएगा। ऐसे देखिए 3 बार 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 आता रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 0.333 डॉट डॉट डॉट। जब ऐसे एक ही संख्या बार बार आती है तो उसके ऊपर ये 3 लिख के, जैसे संख्या लिख के बार लगा देते हैं। अगला आता है अवनस्थानी अनावर्ती, जिसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी कि इस स्थिति में शेष एक ही नहीं आता। जैसे करड़ी में 2 हुआ, करड़ी में 2 का मान होता है 1.414, ऐसे आएगा। और पाई हुआ तो पाई का मान होता है 22/7, यानी कि लिख सकते हैं 3.141 डॉट डॉट डॉट। ऐसे मतलब संख्या दशमलव के बाद आएंगी वो क्या होगा कि अलग अलग संख्याएं आएंगी। और उसके बाद आता है घातांक नियम। ये लगभग 4 प्रकार के होते हैं। पहला a⁴m इंटू a⁴n, इसे अगर देखिए इसको बोलते हैं घातांक और इसे बोलते हैं आधार। इस कंडीशन में देखिए दोनों आधार समान हैं और घात तो असमान है। जब आधार समान होते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते समय घात में घात जोड़ देते हैं। जैसे a⁴m इंटू a⁴m बराबर, इन दोनों का गुणा करके जब मिलाएंगे तो a⁴m प्लस n होगा। जैसे मानिए 2⁴3 इंटू 2⁴4, आप क्या करेंगे, दोनों आधार समान है तो घात में घात जोड़ देंगे, तो नहीं 2⁴4 3 7 होगा। इसका मतलब 2 का गुणा 7 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आता है a⁴m के होल पावर n, यानी कि a के घात में m रहेगा, उसके पूरे के घात में n। तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, डायरेक्टली आएगा a⁴m n। जैसे मानिए 2⁴1 है, होल पावर 2 है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 1 का 2, 2⁴2 बराबर 2 दूनी 4 होगा। और उसके बाद तीसरा आता है a⁴m बटा a⁴n। तो जब बट्टे में रहता है, आधार समान रहता है, तो क्या करते हैं, उसे ऊपर ले जाके घात में से घात घटा देते हैं। जैसे मानिए 2⁴3 बटा 2⁴1 है, आधार दोनों के समान है, घात विपरीत, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2⁴3 - 1 होगा बराबर 2⁴3 में से जब 1 घटाएंगे तो 2⁴2, यानी 2⁴2 का मतलब कि 2 का गुणा 2 बार, 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4। अब देखिए चौथा है a⁴m इंटू b⁴m बराबर, इसको जब 1 में करेंगे तो ये तो देखिए आधार अलग अलग हैं लेकिन घात समान है, तो इन दोनों का गुणा करके घात एक ही लगा लेंगे, होल पावर होगा। जैसे 2⁴3 इंटू 3⁴3 तो बराबर, अब इन दोनों क्या करेंगे, अलग अलग हैं, दोनों को गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 होगा, 6 के घाते 3। अब 6 का गुणा 3 बार करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 चाह के 36, 36 छक्का
36 छक्का 6 छक्का 36 के 6, 6 3 18 3 21 216, यही उत्तर होगा। उसके बाद आता है वास्तविक संख्याओं के गुण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। उसमें पहला आता है संवरक का गुण या नियम। इसमें क्या होता है कि दो वास्तविक संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल हमेशा एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे अगर a प्लस b को हम जोड़ेंगे तो c आ रहा है, या d और e का गुणा करेंगे तो f आ रहा है। तो इसमें हमारे पास 5 संख्याएं a b c d e f 6 संख्याएं हैं, जहां a b c d e और f क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। दूसरा आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम माने दो संख्याएं a है और हमारे पास b, इन्हें दोनों को अगर आगे a कर दें, a में b जोड़ें, a में b जोड़े तो जो उत्तर आएगा वही उत्तर b में a जोड़ने पर आएगा। तो अगर a प्लस b बराबर b प्लस a, तो इसे बोलते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। और दूसरा होता है अगर a में b का गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा वही उत्तर b में a का गुणा करने पर आएगा, इसे बोलते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। जैसे अगर मानिए 2 में 3 जोड़े तो बराबर 5 आ रहा है, इसी को उलट दें, अगर 3 में 2 जोड़ें तब पर भी 5 आएगा। अगर 1 में 2 का गुणे करें तो 2 आया, फिर से अगर 2 में 1 का गुणा करें तब पर भी 2 आया। ये क्या करता है कि क्रम विनिमय नियम के गुणा का पालन करता है और ये योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और एक बात ध्यान में नोट एक होगा कि घटाव या भाग में क्रम विनिमय नियम नहीं होता, यानी कि किसी संख्या का एक संख्या में से दूसरी संख्या अगर घटाएंगे तो फिर दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाने पर योगफल बराबर नहीं आता। अगर a में से b घटाना है तो जितना आएगा उतना ही b में से घटाने पर नहीं आएगा, इसलिए a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। कहने का तात्पर्य है कि a माइनस बी बराबर नहीं होगा किसके, b माइनस ए के। या फिर अगर a में b से भाग देने पर जो उत्तर आ रहा है वही उत्तर b में a से भाग देने पर नहीं आएगा। जहां हमारे पास क्या है कि a और b भिन्न वास्तविक संख्याएं हैं। अगला आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में अगर हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं ए बी सी हैं, अगर ए बी को एक साथ जोड़ दें, जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है उसी में सी जोड़ें, तो जो उत्तर आएगा उसी में क्या करेंगे, अगर b प्लस सी को जोड़ देंगे उसके बाद जो उत्तर आएगा उसमें a जोड़ देंगे तो आपस में a इसका मान और इसका मान आपस में बराबर आएंगे, तो इसे बोलते हैं जोड़ का साहचर्य नियम। और देखिए ही गुणा का, अगर a में b का गुणा करें जो उत्तर आएगा उसी में c का गुणा कर दें तो जितना उत्तर आएगा, फिर अगर b में c का गुणा करें और उसके बाद a का गुणा कर दें तो जो उत्तर इसका आएगा वही उत्तर इसका आएगा, इसे बोलते हैं गुणा का साहचर्य नियम। और आगे अगला आता है वितरण नियम या बंटन नियम। इसमें क्या होता है कि अगर b प्लस सी में हम a का गुणा करें तो a का गुणा पहले b में करेंगे तो a गुणे b होगा, और उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, फिर इसी a का गुणा c में करेंगे तो a गुणे c। इसे बोलते हैं गुणा का जोड़ पर वितरण नियम, यानी कि इतना ई संख्याएं को हल करने पर जो उत्तर आएगा वही उत्तर इन संख्याओं को हल करने पर आएगा। अगर गुणा में आए तो अगर b माइनस सी में a का गुणा करें तो पहले क्या होगा, a का b में गुणा करेंगे तो a गुणे b माइनस, फिर a का c में गुणा करेंगे तो a गुणे c, यानी कि b माइनस सी में a का गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वही a माइनस a में b का गुणा करेंगे, उसके बाद a में c का गुणा करेंगे, फिर a में c का गुणा में a में b का गुणा करने पर जो आया है a में c का गुणा वाला घटा देंगे तो इसके बराबर ये उत्तर मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं गुणा का घटाव पर वितरण नियम। अगला आता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, जब दो संख्या का योगफल 0 हो तो एक संख्या दूसरी संख्या की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे कि अगर 2 और 2 दोनों को जोड़ दें, यहाँ पर +2 है यहाँ पर -2, ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर अगर 0 प्राप्त होता है तो इस 2 का योज्य
प्रतिलोम -2 होगा और इस -2 का योज्य प्रतिलोम 2 होगा। यानी कहने का मतलब 2 का योज्य प्रतिलोम -2 और -2 का योज्य प्रतिलोम 2 होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई संख्या हमको दी होती है उसका योज्य प्रतिलोम पूछती है तो उसी के आगे माइनस लगा देते हैं। नोट, शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य ही होता है, यानी कि शून्य का योज्य प्रतिलोम कुछ नहीं, अगर शून्य है तो शून्य ही होगा। अगला आता है गुणात्मक प्रतिलोम। जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। मतलब जैसे कि अगर इससे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा, अगर 5 का 2 संख्या हमारे पास होगी, उन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर जो होगा वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यानी कि जब 5 गुणे 1/5 करेंगे तो 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संख्या का योज्य गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है उसी को 1 में लिख देंगे। यानी कि अगर 2 का पूछा तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। अगर मानिए 5/4 का पूछा तो इसको उलट दीजिए, 4/5 होगा। अतः 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/5। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।